ना कि ठप्पा लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेसेस ऑन, 5 नंबर का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा किस पर बल देता है, ये पूछा है हमसे। पहला है एनहेंसिंग द पोटेंशियल ऑफ ईच स्टूडेंट, हर बच्चे के अंदर जो छिपा हुआ पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल के लाने में इंक्लूसिव का मतलब ही है एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे के लिए शिक्षा। बात तो ठीक है। व्यूइंग गैप्स इन लर्निंग एज डेफिशिएंसीज, यानी जो गैप रह गए हैं सीखने में उनको कमियों की तरह देखना, कमियों की तरह नहीं देखना, उन पे काम किया जा सकता है इस रूप में देखना। तो बच्चे में कमी थोड़ी ढूंढते हैं हम। सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, असेसिंग कॉग्निटिव स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी हम ये कहें जो नंबर ज्यादा लेकर के आ रहा है एकेडमिकली वो उसका दिमाग सही चलता है, अदरवाइज बाकी लोग खराब हैं, तो ये एकदम खराब अप्रोच हो जाएगी। हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट ना हो उस सब्जेक्ट में, हो सकता है उसको समझ ही नहीं आ रहा हो पेपर में कैसे लिखना है, टॉपिक उसको आता हो, तो ये कहना एकदम गलत तरीका है। फोर्थ ऑप्शन है, सेटिंग सेम पैरामीटर्स ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ ईच चाइल्ड, हर बच्चे से सेम एक्सपेक्टेशन रखना बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं तो उनकी क्षमताएं भी अलग अलग होंगी, उनके इंटरेस्ट यानी उनकी रुचि भी अलग अलग होगी, उनका एप्टीट्यूड, उनमें जो क्षमता है वो भी अलग अलग होगी। तो पहला ही ऑप्शन है, हर बच्चे के अंदर जो भी पोटेंशियल छिपा हुआ है वो जितना बेहतर कर सकता है उसको बेहतर करने का माहौल देना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बड़ा सवाल है असर्शन रीजनिंग का, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कथन पढ़िए, कारण पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। इतने में थोड़ा 2 बूंद जिंदगी की पानी पी लेती हूँ और जल ग्रहण कर लीजिए, थक गए होंगे, जल ग्रहण कर लीजिए। ये भी तो मीम चल रहा है आजकल, देखा तुमने? नहीं, कोई बात नहीं। अरे वो विवाह मूवी का है नहीं वो, हाँ, मतलब आजकल मीम कल्चर ने पता नहीं क्या, अब तो एक एक शब्द मन से निकलता है। और मैं कुछ टाइम से, मतलब पिछले शायद 4-5-6 महीने से इंस्टाग्राम पे रील्स थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, तो ऊपर से तो दिमाग में रह जाती हैं चीजें, फिर तो हर एक लाइन पे एक मीम याद आता है ना। मैं सोचती हूँ जिनको बहुत सारे काम करने हैं, अभी पढ़ाई लिखाई करनी है, उनके लिए कितना डिस्ट्रैक्टिंग है बहुत सारी चीजें, मतलब अगर इतना डेटा हमारे दिमाग में भर जाएगा। खैर, जिसको करना है वो कर ही लेगा। देखो, अच्छा रागिनी, 88% लोग फर्स्ट जवाब दे रहे हैं, फर्स्ट आंसर। देखते हैं कथन क्या है, असर्शन क्या है। व्हेन टीचर्स बिलीव दैट चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स, यानी वो बच्चे जो हाशिए पे हैं, जो अलाभान्वित या वंचित समूह वर्ग से आते हैं, किसी भी जाति के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे वो अलग थलग रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, हैव द कैपेसिटीज ऑफ लर्निंग, उनमें भी सीखने की क्षमता है, एंड मेक देम फील बिलोंग्ड इन द क्लासरूम, दे आर लाइकली टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। यदि टीचर ही मानेंगे कि कोई भी बच्चा जो वंचित समूह वर्ग से आ रहा है वो भी सीख सकता है, ये मानना यदि टीचर का होगा तो बच्चे भी पॉजिटिवली सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों से, या टीचर्स का जो बिलीफ है अबाउट चिल्ड्रन एंड देयर एबिलिटीज, बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। यदि टीचर कहे कि नहीं तुम कर सकते हो यार, तुम करो तो सही मेहनत, तो बच्चा भी अपने बारे में ये महसूस करता है, वो भी कोशिश करेगा। तो टीचर्स का जो बिलीफ है, वो एक्सपेक्टेशन हेल्पफुल होती है सीखने में। तो ये दोनों ही बातें एकदम सही हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये क्या कहता है, फटाफट से देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स खेलने की बात हो रही है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हेलो सुष्मिता, जवाब दे लो क्वेश्चन का। हाय हेलो में जीवन निकल जाएगा, नहीं तो बिल्कुल होगा। जब पढ़ोगे शाम तो अपने आप एग्जाम क्लियर होगा भाई, सही तरीके से पढ़ोगे जब। प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन डैश फैसिलिटेट्स डैश, मल्टीपल वेज में प्रेजेंट करना कंटेंट को फैसिलिटेट करेगा लर्निंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चे सीख पाएंगे क्योंकि आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, किसी को पिक्चर दिखा के, किसी को एक्टिविटी करा के, पिक्चर मतलब इमेज, किसी को एग्जांपल्स देके, तो अलग अलग तरीकों से जब आप सिखाते हैं तो सारे बच्चे सीख सकते हैं, ये बात एकदम सही है। मल्टीपल वेज में जब आप सिखाते हैं तो सिर्फ स्पेशल बच्चे सीखेंगे, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं, कोई विजुअली इंपेयर्ड हो सकता है, कोई ऑडिटरी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है सुनने में, सिर्फ वो बच्चे सीखेंगे नहीं, सारे बच्चे सीख सकते हैं, तो सिर्फ स्पेशल क्यों? लर्निंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन यूनिफॉर्म मैनर में नहीं, यूनिफॉर्म होता है जो पहनने वाली यूनिफॉर्म है सेम सबके लिए स्कूल में, तरीके पढ़ाने की यूनिफॉर्म नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, मल्टीपल वेज से पढ़ाइए, एक समान तरीके से एक ही मेथड से पढ़ाओगे तो सबको एक डंडे से हाँकने पे हर बच्चे को समझ नहीं आ पाएगा, तो ये गलत है। यूनिफॉर्म मैनर में पढ़ाओगे, ये गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है एकमात्र जो सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये क्या कहता है भाई, पढ़ो फटाफट से, नोट लिखा हुआ ध्यान से पढ़ना, करवाएंगे इंग्लिश भी कविता, थोड़ा लेवल को वास्ट कीजिए, बहुत जल्दी है आपको, है हर तरह के सवाल होंगे। पिछले सेशन में
मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे जो जरूरी है, बस आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है मैं किस तरह के क्वेश्चन डाल रही हूँ। किसी सेट में किसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ मिक्स एंड मैच होगा। आप ये सेशंस अगर प्रैक्टिस वाले 30 आउट ऑफ 30 लगा देते हैं, आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, पेपर अपने आप सॉल्व होगा आपसे, अगर आप समझ पा रहे हैं ये सेशंस दिमाग में जा रहे हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनेबल एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। वो बच्चा, लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द किसने दिया था? सैमुअल किर्क ने। सीखने की अक्षमता वाले बच्चे जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, चाहे वो डिसलेक्सिया हो सकती है, चाहे वो डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी विकार, वो डिस्ग्राफिया हो सकती है लेखन संबंधी विकार, राइटिंग डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, डिस्फेजिया हो सकती है लैंग्वेज को समझने में दिक्कत। तो ऐसे बच्चों को शामिल करने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? नॉट अलाउंस फॉर फ्रिक्वेंट ब्रेक्स बिटवीन टास्क। एडीएचडी वाले बच्चे को ये चीज हेल्प करेगी, जो कि हम कह सकते हैं कि यदि एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी बच्चा ज्यादा देर तक ध्यान एक जगह टिका के नहीं रख पाता, तो उसको ब्रेक्स में पढ़ाओ, पार्ट्स में तोड़ के पढ़ाओ। लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट हो गया, ठीक है। एक्सटेंडिंग अलॉटेड टाइम फॉर टेस्ट। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दो, सही बात है। या सुनने में दिक्कत है, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, होता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी होता है ऐसा। प्रोवाइडिंग अ स्पेस विद मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस। ऐसा एनवायरमेंट, मान लीजिए ऑटिस्टिक बच्चा है तो वो बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो, या बार बार उसको दिक्कत होगी आसपास की सराउंडिंग में अगर चेंज होगा, तो ये भी ठीक है। तीनों चीजें किसी ना किसी लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए ठीक है। लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज का मतलब ये फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल, तो सबको सेम डंडे से हाँकना बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, आकलन में लचीलापन लाना है, अपने पढ़ाने के तरीके में भी और बच्चों को टेस्ट करने के तरीके में भी। जो बच्चा देख नहीं सकता, आप उसको ये नहीं कहेंगे तुम भी प्रॉपर ऐसे ही लिख दो, आप वहां पे ब्रेल लिपि की बात करेंगे या ओरल टेस्ट ले लेंगे, उसका मौखिक परीक्षा ले लेंगे, क्योंकि देखने में दिक्कत है तो लिखने में दिक्कत होगी। तो सबको सेम तरीके से आंकना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। FFOE, बहुत साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें ये बताई थी कि ये 4 चीजें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बहुत सही हो जाएगा। FFOE, फ्लेक्सिबिलिटी, F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, फ्लुएंसी ज्यादा थॉट्स आना एक बार में, ओरिजिनलिटी एंड ऑफ आइडियाज आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। धारणाओं में लचीलापन, यानी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं तो मल्टीपल आ रहे हैं, एक तरीका काम नहीं कर रहा, आप दूसरा नहीं तीसरा, ये लचीलापन है। धारा प्रवाहिता क्या है? मल्टीपल आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही आइडिया आया है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 75 तरीके हैं। ओरिजिनलिटी, कुछ नए आ रहे हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर दे रहे कि लेट्स लर्न पे सीटेट ऐसे पढ़ाया जाता था, चलो सेम तरीका कॉपी पेस्ट मार देते हैं, है ना। तो ओरिजिनलिटी, कुछ अपना नयापन है। ऑफ आइडियाज आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसकी पहचान है? क्रिएटिविटी के, ये क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स हैं, लक्षण है ना। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, ये सब, एंड इलेबोरेशन जो इसमें दिया हुआ नहीं है। कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी का कोई वो नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। ये क्या कहता है? टीचर्स शुड फोकस ऑन यूज ऑफ डैश करिकुलम एंड डैश असेसमेंट। शिक्षकों को डैश पाठ्यचर्या और डैश मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। भाई कैसी पाठ्यचर्या का? फ्लेक्सिबिलिटी, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड यानी संदर्भ से जुड़ी हुई ना हो, ये सबसे नेगेटिव है। युगात्मक नहीं, रचनात्मक चाहिए, लचीला और रचनात्मक, यानी मल्टीपल वेज और फॉर्मेटिव, जिससे फीडबैक मिले, एक्टिविटी से ही आप आकलन कर पा रहे हैं। तो टीचर्स को फ्लेक्सिबल करिकुलम, स्टैंडर्डाइज नहीं फ्लेक्सिबल, और फॉर्मेटिव, जिसमें एक्टिविटी के माध्यम से आप जांच लें, एक्टिविटी करा करके। फ्रेगमेंटेड होता है, टूटे फूटे टुकड़ों में, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड भी, और यूनिफॉर्म कोई तरीका नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जो पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, यानी 22वें सवाल की तरफ। 22वां सवाल क्या कहता है? अ टीचर शुड एनेबल स्टूडेंट्स टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। बच्चे अच्छे समस्या समाधान करता बन जाए, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? पहला है जनरेटिंग फियर, यानी भय उत्पन्न कर दो बच्चों में। तो डर से कोई अच्छा समस्या समाधान करता नहीं बनेगा, इवन जो आइडियाज उसके दिमाग में आ रहे होंगे वो भी हट जाएंगे, है ना। इंड्यूसिंग स्ट्रेस एंड टेंशन, होता है स्ट्रेस भर दो बच्चे के दिमाग में, तो जो वो कर सकता है पेपर में, हो सकता है वो उतना भी ना करे, या जो समस्या का समाधान उसके दिमाग में आ रहा है वो आए भी ना। होता है ना, कई बार हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, फिर हम सोचते हैं यार ये चीज तो ऐसी सॉल्व हो सकती थी, तब क्यों नहीं आया दिमाग में? क्यों नहीं आया? क्योंकि स्ट्रेस था आपका दिमाग, और आपका दिमाग और आपके इमोशंस एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कॉग्निशन और इमोशन वाला टॉपिक है। एनकरेजिंग यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन, पैसिव तो जहां लिखा हुआ है गड़बड़ है। मेमोराइजेशन यानी रट्टा लगवा दो बस, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा बनने के लिए बच्चे को एनकरेज करना है। यूज ऑफ एनालॉजिकल थिंकिंग, समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करना। एनालॉजिकल थिंकिंग क्या है? किसी चीज से मिलते जुलते उदाहरण सोच पाए बच्चा। अच्छा,
किसी जिस इससे पहले कोई प्रॉब्लम उसने सॉल्व किया उसको किस तरीके से किया था उस तरह का कुछ सोच पाए, है ना। तो मल्टीपल वेज सोच पाए। एनालॉजिकल थिंकिंग में क्या हो सकता है, मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं कैमरे की, तो हम कह सकते हैं भाई जो हमारी जो कैमरा है वो हमारी आंख के जैसा है, जैसे आंख सब कुछ रिकॉर्ड करती है देखती है वैसे कैमरा भी करता है। तो एनालॉजी है, एक तरह की समानता है यहाँ पे। तो उस तरह से अगर बच्चा सोच पाएगा तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखना एक बार। द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड मेकिंग मीनिंग इन मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स इज फैसिलिटेटेड थ्रू, यानी मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम करने के लिए, जब आपको मीनिंग मेकिंग करनी हो और आपको बच्चे को क्या करना है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराना है, तो बच्चे को रखना पड़ेगा एक्टिव। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन, बच्चों को सक्रिय अन्वेषण, कोई एक्टिविटी कराइए, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन में बच्चा अपने आसपास के बच्चों से, टीचर्स से इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा तो सीखेगा, बच्चा एक्टिव है। एक्सपेरिमेंट करते हुए भी, प्रयोग करते हुए भी बच्चा एक्टिव है, सक्रिय है। लेकिन कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रट्टा लगवा दिया, एक तरह से कंडीशनिंग कर दी आपने, तो ये कोई भी एक्टिव तरीका नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही यहां सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। थर्ड ऑप्शन में कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, फोर्थ कह रहे हो, कौन से नशे हैं भाई ये। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बिल्कुल गलत है। कंडीशनिंग शब्द भी जहां दिख जाए वो बच्चे की भलाई के काम का नहीं है, एटलीस्ट सीटेट में तो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक। इसके फायदे क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ेंगे सीटेट के बाद। देखना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहेगा, कंडीशनिंग क्या है, छोड़ो कंडीशनिंग क्या है आपको नहीं जानने की जरूरत है, सीटेट में बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल नॉट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने में कौन सी चीज हेल्प नहीं करेगी, यानी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग में कौन सी चीज खराब है। तो पहला ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी आंसर्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड एज इट इज, बिल्कुल सही बात है। एज इट इज कॉपी कर लो ब्लैक बोर्ड से, एज इट इज लिख दो जो रट्टा लगवाया है, इससे कोई भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं होती बच्चे की। रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग बेहतर होती है, मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम बेहतर नहीं होता। आस्किंग स्टूडेंट्स के कोई जो चीज आपको एक्सप्लेन की गई है या बताई गई है आपको, आप अपने किसी दोस्त को समझाओ, तो इसमें तो कॉन्सेप्ट अच्छा होता है जब आप किसी को समझाते हो, पढ़ाते हो, बताते हो। थर्ड ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी चीज के बारे में बात करें, नॉन एग्जाम्पल्स होते हैं जो इनडायरेक्टली बात करें। जब हम चिड़िया की बात कर रहे हैं, यानी जब हम बर्ड का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो हम बर्ड के एग्जाम्पल दें कि भाई ये कबूतर है, ये कोई और बर्ड है ना। लेकिन नॉन एग्जाम्पल क्या होगा कि जब हम एरोप्लेन दिखा रहे हैं या हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं तो समझा रहे हैं कि ये बर्ड नहीं होता, तो उससे रिलेटेड और अनरिलेटेड एग्जाम्पल्स के द्वारा क्लियर करना सही है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेक लिंकेजेस विद प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ये सबसे बेहतर है कि ओल्ड नॉलेज से, पहले जो कॉन्सेप्ट सीखा है उससे जोड़ दो नए कॉन्सेप्ट को। गलत क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, फटाफट से देख लेते हैं। ये कहता है हाउ शुड मिडिल स्कूल टीचर्स डील विद ऑल्टरनेटिव मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी मध्य विद्यालय का कोई खास यूज नहीं, बस आप डायरेक्ट यहां से भी शुरू कर सकते हो। शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों को, इन वैकल्पिक भ्रांतियों को, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स को नाइव कॉन्सेप्शंस भी कह देते हैं हम इंग्लिश में, ऑल्टरनेटिव भी कह रहे हैं, मिसकॉन्सेप्शंस भी कह दिया जाता था, बट मिसकॉन्सेप्शन कहना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यानी बच्चा अपने अनुभव के आधार पे कई बार ऐसी चीजें क्रिएट कर लेता है दिमाग में जो साइंटिफिक नहीं होती। जैसे जब उसने जब टीचर ने उसने तालाब में देखा था हरे रंग का पानी, क्योंकि उस पे जो काई होती है एक लेयर जम गई थी, तो उसने सोचा हाँ हरे रंग का होता है पानी। टीचर ने पढ़ाया वाटर इज कलरलेस, कि पानी का कोई रंग नहीं होता। अब बच्चा कह रहा है पानी का रंग तो मैंने देखा है मैम, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो होली पे देखा है पिंक कलर का पानी। तो ये एक भ्रांति बन गई है उसके दिमाग में, जबकि ये साइंटिफिकली सही नहीं है, लॉजिकली सही नहीं है। तो इस चीज को कैसे डील करें आप क्लासरूम में, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन सकती है कि उसको ट्रेन में जाते हुए लगे कि पेड़ भी साथ में चल रहे हैं, जबकि सच में नहीं चल रहे हैं। मून के साथ साथ वो वॉक कर रहा है तो उसको दिख रहा है मून तो यार यहां भी था, मेरी नानी के यहां भी है और मेरी बुआ के यहां भी है, तो मून तो मेरे साथ साथ चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, कुछ ऐसी भ्रांतियां बन जाती हैं जिनको हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह देते हैं कि ये ऑल्टरनेट या वैकल्पिक तरीका है बच्चे के सोचने का, इसको गलत नहीं कहते हम, जबकि भ्रांति कहते हैं कि बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर ये चीज सोच ली है। इग्नोर कर देंगे इनको नहीं, अगर इग्नोर कर दिया तो बच्चे का गलत कॉन्सेप्ट गलत बना रह जाएगा जीवन भर। पनिश करेंगे, क्यों करेंगे, पनिश करना तो बिल्कुल गलत बात है। रिवॉर्ड देंगे, बस जो भ्रांति है उस पर रिवॉर्ड थोड़ी दे, उसे तो करेक्ट करोगे।
तो एड्रेस करेंगे, इस पर डिस्कशन होगा, इस पर चर्चा होगी, इसे संबोधित किया जाएगा, क्लास में चर्चा होगी कि आपने कैसे पानी का रंग हरा देखा था और कैसे क्या होता है, इस पर चर्चा होगी, तब जाके वो चीज करेक्ट होगी, क्योंकि ये है तो आफ्टर ऑल भ्रांति ही ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कशंस चिल्ड्रंस इंट्यूटिव गेसेस शुड बी। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, इसको बोलते हैं मस्तिष्क उद्वेलनशीलता, यानी बच्चे ग्रुप में बैठे हैं और किसी प्रॉब्लम पे मल्टीपल जो उनके दिमाग में आ रहा है सॉल्यूशन वो टीचर बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, बाद में निर्धारित करेंगे किसी समस्या का समाधान क्या होगा। कि मान लीजिए दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है तो बताओ क्या करें, तो कोई बच्चा कहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए मैम, कोई कहेगा गाड़ियों को बंद करा दो, कोई कहेगा पैदल जाना चाहिए सबको, कोई कहेगा ये कर लो वो कर लो, फैक्ट्रीज बंद करा दो। तो ये सारे आइडियाज आप लिखते जा रहे हैं, बाद में किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब आप ग्रुप में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्विंग के आइडियाज पे काम करता है। ये एलेक्स एफ ऑसबर्न ने दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिएटिविटी में हेल्प करता है। तो बच्चे के इंट्यूटिव गैसेस क्या है, जो उसके अंदर से आ रहा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो आने दो, एक्सप्रेस करने दो। डिस्करेज करेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे नहीं, पनिश करेंगे नहीं, फैसिलिटेट करेंगे, सुसाधित करेंगे जो उसके सहज अनुभवों से, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी सॉल्यूशन वो बता रहा है, बाद में फिर उसको देखेंगे कि उसका करना क्या है, एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है वो किससे बेहतर होगी या सुगम बनाया जा सकता है, फैसिलिटेट किया जा सकता है, किस चीज के माध्यम से। फटाफट से देखना, रिस्पॉन्स सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस या मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस। अभी इसी की बात कर रहे थे ना, इंट्यूशन से जो आए, जो आपको लग रहा है अंदर से बच्चे को, वो अपनी बात रखे क्लास में, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल तरीके सोचेगा, उसमें से मान लो 10 में से 9 तरीके खराब है, एक तो काम का निकलेगा कुछ, तो उसके अंदर से मन में जो भी आ रहा है पूछ लिया कि अच्छा ये शोर कम करने के लिए क्या करें, या दिवाली पे ये हो रहा है, या वो कुछ नॉइज पॉल्यूशन के बारे में अगर बात कर रहे हैं कैसे कम कर सकते हैं, तो उसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। बच्चे के मन में जो जो आ रहा है उसको निकलने दो, फिर उस पर चर्चा करो। तो ये सहज तरीका हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल है। लेकिन रिस्पॉन्स सेट क्या होता है? रिस्पॉन्स सेट है, आपने कभी कोई समस्या हल की थी किसी तरीके से, उसी तरीके पर अटके हुए हैं आप, एक ही तरीका है आपके दिमाग में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फंक्शनल फिक्सनेस क्या है? तो ये नेगेटिव है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में डेट्रीमेंटल है, यानी रुकावट बनता है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि रुकावट क्या बनेगा, तो ये रुकावट बनेगा, डेट्रीमेंटल है, रुकावट बनेगा रिस्पॉन्स सेट, क्योंकि एक ही तरीका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम का नहीं होता। कन्वर्जेंट थिंकिंग अपने आप में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हार्मफुल है, डाइवर्जेंट होनी चाहिए, मल्टीपल वेज होने चाहिए। कन्वर्जेंट में तो आप 4 ऑप्शन है, एक आंसर चूज कर लेंगे। फंक्शनल फिक्सनेस क्या होती है? फंक्शनल फिक्सनेस है कि आप किसी चीज को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में ही नहीं आता कि ये पेन सिर्फ पेन की तरह ही यूज होगा। इसको कई लोग क्लिप की तरह यूज कर सकते हैं बालों में, कई लोग इसको अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं, जैसे निशा बताएंगे किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कई लोग इसको पेपर वेट की तरह यूज कर सकते हैं कि कई सारे पेपर्स रखे ऊपर से पेन रख दिया। तो पेन का सिर्फ यही तरीका है कि सिर्फ उसको लिखा ही जा सकता है, या कोई भी एक चीज जिसको ट्रेडिशनली जैसे यूज कर रहे हैं वही वैसे ही यूज की जा सकती है। नहीं, हम कहते हैं इंडिया में तो हम कहते हैं जुगाड़ का देश है, मतलब हम इतने क्रिएटिव लोग हैं, इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे अंदर है, हम एक चीज के डिफरेंट तरीके निकाल लेते हैं, है ना। घर में पुराने कपड़ों को नहीं फेंकता कोई, कभी उनसे पोंछा लग रहा है, कभी फिर बाद में बाइक साफ हो रही है, तो वो फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है, वो क्रिएटिविटी है। फंक्शनल फिक्सनेस में क्या है कि भैया अगर कपड़े हैं तो बस वो पहन लिए और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय कर दो उनको, यहाँ वो जीवन भर यूज हो रहे हैं जब तक जीवित हैं, मतलब कपड़े तो कैसे जीवित होंगे, समझ रहे हैं ना। फंक्शनल फिक्सनेस है कि किसी चीज का जो तरीका दे दिया है बस वैसे ही यूज कर सकते हैं उसको, जबकि बच्चा ऐसे नहीं करता। बच्चे के लिए माउस सिर्फ क्लिक करने की चीजें नहीं, वो तो फोन की तरह भी इसको यूज कर लेगा। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है बस आप एक ही तरीका सोच पा रहे हैं, जबकि इंट्यूटिव गैस में जो मन में आ रहा है उसके वो बता पाएगा, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है, कॉम्पिटिशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम। देखो ये मिडिल स्कूल क्लासरूम हो और प्राइमरी क्लासरूम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन जहां लिखा है, यानी प्रतिस्पर्धा को बिल्कुल बढ़ावा आपको नहीं देना, प्रतिस्पर्धा की जगह आपको सहयोग या कोऑपरेशन की बात करनी है। बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं वो उसमें बेहतर करे, कोई स्पोर्ट्स में बेहतर कर सकता है वो वहां करे। ये नहीं है कि दूसरों से कॉम्पीट करने में ही आप लगाए रहें, बच्चे को कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का हिस्सा बना दें। तो एज अ टीचर आपको डिस्करेज करना है कॉम्पिटिशन को। कहां पे है? शुड बी डिस्करेज्ड, एनकरेज्ड नहीं, इग्नोर्ड नहीं। इग्नोर करेंगे कैसे चलेगा? एनकरेज नहीं कि विनर और लूजर्स होते हैं ऑल, नहीं। शुड बी डिस्करेज्ड सिंस इट इंक्रीजेस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ,
कि बच्चा जो नेचुरली उसमें क्षमता थी वो दब जाएगी उसकी, क्योंकि आप सिर्फ शर्मा जी के बेटे से ज्यादा नंबर लाने पे फोकस्ड हैं। हो सकता है वो कुछ और, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता था, आपने उसकी क्षमता को डेवलप ही नहीं होने दिया। और जो मूवी है ना 3 इडियट्स, तो उसमें वो वायरस है, वो कंपटीशन को भरपूर बढ़ावा देते हैं, वो ऐसे टीचर हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे, है ना। अब इसके फायदे नुकसान अपने हैं, लेकिन नुकसान ज्यादा है, बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो उसका खुद का मन होता है वो कई बार दब जाता है। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो ये एक सच्चाई भी है कि भैया यार उस पर नहीं जाएंगे, आते हैं इधर 29th क्वेश्चन, व्हेन चिल्ड्रन। लेकिन कुछ भी हो, अगर आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, बच्चा अपने इंटरेस्ट पे फोकस करेगा, उस पर मेहनत करेगा, तो वो अपने आप बहुत अच्छा कर रहा होगा। जरूरी नहीं है कि वो 4 लोगों को देख करके कि अच्छा इससे बेहतर बनना है, इससे बेहतर बनना है, इससे बेहतर बनना है। इस अप्रोच से ज्यादा बेहतर है कि वो खुद से बेहतर बने हर दिन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? व्हेन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश देयर लर्निंग इज लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड पॉजिटिवली, यानी लर्निंग पॉजिटिव होगी, बेहतर होगी किस तरह का इमोशन फील करने पे? शर्म महसूस करेगा यदि, तो लर्निंग कहां से बेहतर होगी? शर्म में तो वो बेचारा जो बात आती होगी वो भी नहीं कहेगा। फियर, नेगेटिव इमोशन तो हो नहीं सकता जिससे लर्निंग पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव इमोशन से ही तो लर्निंग पॉजिटिव होगी। फियर, भय से पॉजिटिव लर्निंग होगी? नहीं, रट्टाफिकेशन हो सकता है। जॉय, ये बात एकदम सही है, पॉजिटिव इमोशन है। यदि बच्चा जॉय को एक्सपीरियंस करेगा, उसको मजा आता है कि यार ये टीचर से पढ़ के एकदम मजा आ जाता है ना, कितना मजा आता है सीखने में, भूल ही जाते हैं कि पेपर भी देना है। तो ये क्या है, अगर जॉय महसूस करेगा, वो खुशी का अनुभव करेगा, चाहे वो बैडमिंटन खेलते हुए हो, चाहे वो कोई कहानी पढ़ते हुए हो, है ना, जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट हो। अगर लर्निंग को जॉयफुल हम बना पाएंगे तो पॉजिटिवली इंपैक्ट होगी लर्निंग। ह्यूमिलिएशन, उसको अपमान कर रहे हैं हम, तो वहां नहीं चलेगी बात। तो एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है जो लर्निंग को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। आज के लिए आखिरी सवाल ये है आपका, असर्शन और रीजनिंग। स्टेटमेंट पढ़िए, उसका जवाब दीजिए। हम थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं। निशा चाहिए? बता रही हूं। हाँ, तो निशा ने बताया है कि पेन को पेन फाइटर के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, हम भी करते थे, याद होगा आपको। यहाँ 4-5 पेन पड़े हुए हैं, ऐसे डेस्क पे डाल के, और टच ना हो जाए और उठाना होता था पेन, याद आया कुछ? तो पेन को सिर्फ पेन की तरह यूज करेंगे तो फंक्शनल फिक्सनेस हो जाएगी। हम इसको मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हैं, जिसमें से पेन फाइटर एक उदाहरण है जो निशा ने दिया है। तब निशा नहीं बोली, मैं इनको यही कह रही थी, कहा क्यों नहीं कि मैं बोलूंगी, मैं बताऊंगी। देखो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन है, 85% लोग सही जवाब दे रहे हैं आई थिंक, देखते हैं अभी। मैम प्लीज टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराओ, कल से कराएंगे, कल डेवलपमेंट वाला टॉपिक उठाएंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने वैसे प्रीवियसली सारे टॉपिक एक तरफ से कराए हुए हैं, और उस समय कोई ऐसा मतलब ये बहुत पहले के कराए हुए हैं, आज से शायद 2 साल पहले सारे टॉपिक मैंने आपको डेवलपमेंट से लेके पूरा सिलेबस वाइज सारे टॉपिक के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा दूंगी, पिछली बार भी कराए थे, हर साल ही कराती हूँ। डेवलपमेंट 5 नंबर की वेटेज है, तो हम कल डेवलपमेंट से ही शुरू करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स भी हेल्प करते हैं अगर डेवलपमेंट आपने पढ़ लिया हो ठीक से। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है? प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन एट्रीब्यूटिंग देयर सक्सेस एंड फेलियर टू इंटरनल फैक्टर्स हेल्प देम टू वर्क ऑन देमसेल्व्स कंस्ट्रक्टिवली। छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिले। देखिए यहां आपको एक चीज समझनी है, अब हर बार पूछा जाने लग गया क्वेश्चन, कि आपकी जो सक्सेस एंड फेलियर है, यानी जीत और हार है, जिसको हम कह रहे हैं सक्सेस एंड फेलियर की, जब हम बात कर रहे हैं, जीत और हार की बात कर रहे हैं, तो इसको देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। एक तो है इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल एट्रीब्यूशन, और दूसरा है एक्सटर्नल यानी आंतरिक कारक व बाह्य कारक, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस, एक्सटर्नल यानी बाह्य। ठीक, बेटर क्या है? बेटर है इंटरनल, क्या आप अपनी कमियों को देखें, यदि आप फेल हुए तो क्यों हुए, आपने कहां कमी की, क्या बेहतर किया जा सकता है। तो बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, है ना, तो यहाँ पे सेल्फ, बच्चे का ध्यान खुद पे है। और एक्सटर्नल में क्या हो सकता है? पेन अच्छा नहीं था, चेयर अच्छी नहीं मिली थी, माँ बाप अच्छे नहीं मिले थे, बदलवा दो इनको, है ना, ये नहीं था, परिस्थिति अच्छी नहीं थी, फलाना। अगर यही सब बातें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करते तो वो नहीं बनते जो वो बन पाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनते, या बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारे पास हम एक्सटर्नल शिकायतें कर करके थोड़ी ना बदल जाएगा वो। तो एक्सटर्नल में क्या, टीचर खराब था,
पेरेंट्स खराब थे, पेन खराब था, हो सकता है हो, लेकिन पूरा ध्यान हमारा एक्सटर्नल पे चला जाएगा तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। बेटर क्या है कि हम सक्सेस और फेलियर, कि मैंने मेहनत की, सक्सेस मिली, फेलियर मैंने ठीक से मेहनत नहीं की, फेलियर मिला, है ना। टीचर से तो बहुत सारे लोग, हजारों लोग पढ़ते हैं, कुछ ही लोग निकल के आ पाते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स खराब तरीका है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आपको सक्सेस और फेलियर को नहीं डालना है। किस पे डालेंगे? इंटरनल फैक्टर पे, है ना। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब हर बार एक क्वेश्चन इस पे आने लगा है, ठीक। तो देखते हैं क्या कहानी है। तो इंटरनल फैक्टर पे एट्रीब्यूट करना चाहिए जिससे बच्चे खुद पे मेहनत कर सके। अगर आपने मान लिया टीचर की वजह से फेल हुए तो आप खुद तो ट्राई ही नहीं करेंगे, खुद तो पढ़ेंगे ही नहीं अगली बार। तो ये बात तो ट्रू है कि बच्चा खुद से मेहनत कर सके, इसलिए इंटरनल फैक्टर, क्योंकि आपके हाथ में इंटरनल फैक्टर है, मेरे हाथ में मेरी किस्मत थोड़ी, मैं किस्मत पे थोड़ी ना कोई किस्मत फोन थोड़ी लगा दूं किसी को, मेरे हाथ में मेहनत है मेरी सिर्फ, ठीक है ना। तो आप खुद क्या कर सकते हैं, ये इंटरनल फैक्टर जब आप खुद के बारे में देखेंगे तो वो इंटरनल फैक्टर है। इसका रीजन क्या है? इंटरनल एट्रीब्यूशंस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर हेल्प इंडिविजुअल्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय वर्किंग हार्डर। सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर हम सफलता और असफलता का कारण, ये ऊपर वाला पढ़िए, छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर क्या होगा? प्रोत्साहन मिलेगा कि उन्हें खुद पे क्या काम करना है, ठीक है ना। और सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करेंगे, अगर वो आंतरिक रूप से देख लें सफलता को और असफलता को भी। तो दोनों बातें सही है, इसका रीजन सही है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए वो